चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 106 से 110 तक। तो इन अनुच्छेद में कुछ अनुच्छेद ये भी कहते हैं कि कोई अनुच्छेद कब तक विधिमान्य होगा, कब होगा और कब नहीं होगा। दो सदन निर्धारित किए गए, उच्च सदन और निम्न सदन, और दोनों सदन की अपनी विशेषताएं हैं। आखिर दो सदनों की आवश्यकता क्यों? एक लोकतांत्रिक प्रणाली में जब कि वह तानाशाही रूप धारण न कर ले, इसके लिए यहाँ पर दो सदन निर्धारित किए गए कि यदि एक सदन के अंतर्गत किसी एक पार्टी का बोलबाला है या जिसकी सरकार है, सीधी सी बात है कि जिसकी सरकार है वह सत्तारूढ़ पार्टी अपने दम पर, अपने सरकार के दम पर कहीं तानाशाही तो नहीं करेगी, कहीं मनमानी तो नहीं करेगी। तो उस मनमानी को, उस तानाशाही को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ उन प्रणालियों को निरंतर बनाए रखने के लिए भी उच्च सदन की आवश्यकता महसूस की गई। और जब कोई विधेयक लोकसभा में पारित होता है तो लोकसभा में पारित होने के साथ में उन्हें यह भी ध्यान रखना होता है कि ये राज्यसभा में पारित होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई भी विधेयक, कंप्लीट विधेयक तभी माना जाता है या बन पाता है जब वह दोनों सदन से पारित हो। हाँ, धन विधेयक के मामले में थोड़ा संशोधन किया गया। धन विधेयक में कुछ प्रावधान दिए गए, उनको भी हम देखेंगे, समझेंगे। चलिए तो हम अनुच्छेद 106 से 110 तक में देखते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई, समझने की कोशिश करते हैं। जानना, समझना बहुत इम्पोर्टेंट भी है इन अनुच्छेद। इसके पहले जो हमने अनुच्छेद पढ़े थे वो था स्थानों का रिक्त होना संसद के सदस्यों का। 101 कहता है, 102 कहता है सदस्यता के लिए निर्भरता है, 103 कहता है सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, 104 कहता है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहित न होते हुए या निहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासन। संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि 105 कहता है। एक 106 कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते। इसके बाद विधायी प्रक्रिया स्टार्ट होती है 107 से। 107 कहता है विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 107 में किए गए, और 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में निर्धारित की गई। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया। 106 कहता है सदन के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस संबंध में इस प्रकार बंद नहीं किया जाए तब तक ऐसे भत्ते उनको दिए जाए जो पहले से निर्धारित है। ले भी रखा है जो डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ के से
ठीक पहले लाभोधि प्राप्त करने के हकदार होंगे निर्धारित कर दिया है। बाकी समय समय पर संसद सभी सदस्यों के वेतन भत्ते निर्धारित करती है और कुछ विकट स्थितियों में संसद को यह अधिकार भी है कि वो इन्हें कम भी कर सकती है, बढ़ाने के साथ साथ इन्हें कम भी कर सकती है। और सदन के सदस्य चाहें तो स्वयं भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। चलिए 106 के बाद हम बढ़ते हैं 107 की ओर। विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 107 में किया है। बहुत सामान्य चीज है। 107 का पहला पॉइंट कहता है धन विधेयकों और अन्य विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 107 के उपबंध के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद में किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। यानी ये जरूरी है कि उसे पहले राज्यसभा में लाया जाए, यानी उच्च सदन में, या लोकसभा में लाया जाए। ये निर्धारित करता है सरकार के ऊपर कि वो कहाँ पर विधेयक को पहले पारित करवाना चाहते हैं। चाहे तो राज्यसभा में रखे, राज्यसभा में पारित हो गया, बहुमत मिल गया उस विधेयक को, इसके बाद वो लोकसभा में जाएं, वहाँ पर विधेयक मिल गया तो पास माना जाएगा। पहले वो लोकसभा में ले जाएं, फिर राज्यसभा में ले जाएं। तो ये 107 अधिनियम आर्टिकल्स 107 का पहला कहता है। दूसरा कहता है अनुच्छेद 108, जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे, और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आगे इनका निर्धारण किया गया रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा कि पारित किया गया है जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। यानी कोई विधेयक है, वो माना कि लोकसभा में लाया गया, ठीक है। अब लोकसभा में माना कि जिसका भी बहुमत है, जिसकी सरकार है उसका बहुमत होगा, और बहुमत वाले ने उसको पास कर दिया, यानी बहुमत के आधार पर ये वहाँ से पास हो गया। लेकिन जरूरी है कि जिसका लोकसभा में बहुमत है राज्यसभा में उसका बहुमत हो। अब यहाँ पर बहुमत नहीं है तो कुछ सदस्यों ने, सदन के सदस्यों ने उस पर आपत्ति जताई और यहाँ पर उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो राज्यसभा ये कह सकती है कि इसे संशोधित किया जाए, इसमें ये कमियां हैं, तो राज्यसभा पुनः विचार के लिए इसे पहुंचा देती है, यानी यहाँ पर बहुमत नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में वापस जाता है और उसमें जो भी संशोधन आवश्यक है समझा जाएगा। उसमें संशोधन होने के बाद पुनः राज्यसभा के पास आता है। अब संशोधन हुए विधेयक को राज्यसभा पास करती है तो वह पास माना जाता है, यानी दोनों सदन की सहमति आवश्यक है। अगला कहता है सदन में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपंगत नहीं होंगे, यानी संसद का सत्रावास है तो ऐसे में वो लैप्स नहीं माना जाएगा कि वो जो है कि अब लैप्स हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। लंबित है तो लंबित की श्रेणी में ही चलेंगे, जब भी संसद लगेगा तब उस पर विचार विमर्श होगा और विधेयक बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगला कहता है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया, राज्यसभा में कभी समय से, यानी प्रस्तुत प्रारंभिक समय में राज्यसभा में किया गया। अब राज्यसभा में यह आशा की जा रही है कि इस विधेयक पर या इस बिल पर चर्चा की जाए और इसको बहुमत दिया जाए, तो राज्यसभा में वो काफी समय से लंबित है, पड़ा हुआ है। हालांकि इस पर संज्ञान लेता है राष्ट्रपति और वो निर्देशित करते हैं कि इस बिल को देखा जाए। तो राष्ट्रपति के आदेश के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति संसद को ये निर्देश देने का कार्य करते हैं कि इस बिल पर चर्चा की जाए, इसको लाया जाए। चलिए, तो लंबित है जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया, लोकसभा के विघटन पर विपंगत नहीं होगा, यानी उस बीच अभी राज्यसभा में लंबित है वो और उसी बीच लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा खत्म हो गया,
तो भी वो लैप्स नहीं माना जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना है, तब भी व्यपंगत नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रावधान क्या कहते हैं, अब ये राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा का विघटन हो गया, तो ऐसी स्थिति में व्यपंगत नहीं होगा, यानी लैप्स नहीं होगा। 5वां पॉइंट क्या कहता है, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, अभी क्या बात की थी हमने, अभी हमने बात की थी कि राज्यसभा में लंबित है, अब क्या बात कर रहा है यहाँ पर, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, या तो लंबित है या उसको पारित भी कर दिया और राज्यसभा में लंबित है, अभी राज्यसभा से वो पारित नहीं किया गया, तो क्या कहता है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपंगत हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति बनती है कि लोकसभा में उसको पारित कर दिया, ठीक है, बहुमत से, और राज्यसभा को दे दिया गया, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि उस बिल के जस्ट बाद, उस विधेयक के जस्ट बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसे में वो लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा का विघटन हो गया तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि अभी लोकसभा में गया ही नहीं है, ये बात समझने वाली है। लेकिन लोकसभा ने उसको जो है कि पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया, तो ऐसे में वो लैप्स माना जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, 108 के, अनुच्छेद नंबर 108 के अकॉर्डिंग। तो अब हम 108 के भी चर्चा करेंगे। चलिए 109, 108 वापस आओ, अभी आपसे हमें काम है। चलिए, तो 108 क्या कहता है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऐसे में राज्यसभा और लोकसभा दोनों संयुक्त बैठक हो सकती है। किस स्थिति में, तो उन दशाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात, यानी एक सदन द्वारा पारित कर दिया गया, दूसरे में पहुंचा दिया गया कि ये यहाँ से विधेयक पास हो गया है, या फिर उनमें कोई संशोधन है, तो यहाँ से पारित होकर के दूसरे सदन में हो गया है। अब वो दोनों की स्थिति बता रहा है। क क्या कहता है, दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है, यानी एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे में पहुंचा, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, या फिर विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों सदन की बैठक सामूहिक रूप से बुलाने का कारण यह है कि फिर वहाँ पर यह निर्धारित किया गया कि भैया इस पर बहस की जाए, संयुक्त बहस की जाए कि इसमें क्या कमियां हैं, और ऐसे में दोनों ही असहमत हो गए, या फिर दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बिना 6 माह से अधिक बीत गए हैं, उस दशा में सिवाय उसके लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपंगत हो गया है। यानी क्या होगा इस स्थिति में, वो बाय डिफॉल्ट लैप्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने 107 के अंतर्गत पढ़ा, तो 108 के प्रावधान के अंतर्गत दिया गया था 107 में कि 108 के प्रावधान के अंतर्गत यदि विघटन हो गया है किसका, लोकसभा का, तो लैप्स माना जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधेयक व्यपंगत हो जाएगा या लैप्स हो जाएगा। आगे क्या कहता है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत या बुलाना, कॉल करना, आहूत है इसका मतलब, आहूत का मतलब बुलाना है, कॉल करना, करने के अपने आशय की सूचना देंगे। यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा उनको सूचना दी जाएगी। यदि सारे सदस्य बैठे हैं तब भी राष्ट्रपति उनको दे सकते हैं, या फिर उनको इस प्रकार की कोई सूचना दे दी जाएगी कि इस विधेयक पर चर्चा की जाना है, इसके लिए आप विचार विमर्श करिए। ये निर्देश कौन दे सकते हैं, राष्ट्रपति, ताकि उन बिलों पर चर्चा हो सके। यदि वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, तो उन पर चर्चा की जानी चाहिए। और इसीलिए इसी उद्देश्य से, इसी आशय से राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदन को
सामूहिक रूप से या अलग अलग विचार विमर्श के लिए बुला सकते हैं। इनके कुछ और भी उपबंध किए गए थे 108 के अंतर्गत, लेकिन जो इम्पोर्टेंट से है वो हमने इसमें रखे। 109 पर आते हैं, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है ना। तो धन विधेयक के लिए भी विशेष प्रावधान किए कि यदि इस प्रकार से धन विधेयक रुकेगा तो लोकसभा किस प्रकार चलेगा, जिसमें बहुमत जिसका भी जिसकी भी सरकार है, यदि कोई वो जो है कि राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कोई विधेयक पारित करती है तब कैसे करेगा, क्योंकि हर बार ऐसे तो सारे विधेयक राज्यसभा में जाके अटक जाएंगे यदि राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं है। यानी कंप्लीट रूप से सरकार चलाने के लिए और सभी प्रकार के विधेयक पास करने के लिए उनके पास दोनों सदन में जो है कि बहुमत होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो कुछ प्रावधान धन विधेयक के संबंध में दिए गए। आर्टिकल नंबर 109 बहुत ही उपयोगी है। पहला पॉइंट कहता है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी राज्यसभा में पास नहीं हुआ है तो उसको वापस राज्यसभा में नहीं पहुंचाएगा भैया कि आप बहुमत दीजिए इस पर, तभी हम पैसा निकाल पाएंगे। यानी देश के लिए जो भी हमने विधेयक बनाया उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, तो इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। दूसरा क्या कहता है, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा। यानी उसकी सिफारिश चाहिए कि ये धन विधेयक है, ताकि उनके संज्ञान में आ जाए। खासतौर पर बस इसीलिए यानी दिखाने की बात की गई यहाँ पर कि भैया देख लो, हम इतना पैसा निकाल रहे हैं, तो हमारे बाद में फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत भी हो तो हमने बता दिया तो हमारे केरी है ये बात, है ना। यानी यही यहाँ पे ये बात कहना चाह रहे हैं। और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगा। यानी क्या प्रावधान किया गया कि धन विधेयक को ज़्यादा दिन रुकने नहीं देना है। लोकसभा ने मालूम पड़ा कि कोई विधेयक बनाया, धन विधेयक बनाया, को लगता है कि 2 से 3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं और हमें ये कार्यप्रणाली पूरी करनी है। ऐसी स्थिति में लोकसभा ने जो है कि राज्यसभा को बिल दिया कि भैया इतना इतना पैसा हमें चाहिए और इसके लिए हमने विधेयक बनाया है, इतना इतना प्रावधान। राज्यसभा ने कहा कि नहीं, अभी रुक जाओ, अभी इस सरकार को काम नहीं करने देना है, कैसे भी करके ये पैसा रोके रखना है। तो यहाँ पे प्रावधान क्या किया गया कि वो ज़्यादा समय नहीं रखते। बाकी अन्य विधेयक 5 से 6 महीने तक पड़े रहते हैं, 6 महीने के बाद वो लैप्स माना जाएगा, उसमें भी प्रावधान किए गए। यहाँ पर ये प्रावधान नहीं किया, यहाँ पर निर्धारित किया गया 14 दिन। 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा पुनः उसे लोकसभा को पहुँचाएगा, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति में कार्यकाल उनका पूरा होने वाला है तो वो कार्य कैसे चलेगा। कार्यकाल पूरा हो ना हो और भी कई प्रकार की कार्यप्रणाली रुक जाएगी। तो यहाँ पर ये समय का निर्धारण कर दिया गया, और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। यानी आप लोकसभा के ऊपर छोड़ दिया। अब लोकसभा के ऊपर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता सीधे करती है और फिर वहां पर बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। हालांकि ये बात निर्धारित नहीं किया गया कि वह बहुमत दल का नेता लोकसभा द्वारा ही चुनकर है, यानी जनता द्वारा ही चुनकर है। वह बहुमत दल का नेता जिसे प्रधानमंत्री तय किया गया है वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे तो वो राज्यसभा का है या फिर वो लोकसभा का है। यदि वो सदस्य नहीं है तो भी निर्धारित किया गया कि 6 माह के अंतर्गत उसे सदस्यता लेनी होती है, फिर वो राज्यसभा से या लोकसभा से। चलिए, तो यहाँ पर ये प्रावधान किसको दे दिया गया? लोकसभा को दे दिया गया कि वह उनमें चाहे, राज्यसभा ने कोई सिफारिश की कि इसमें ये संशोधन करना चाहिए, लेकिन लोकसभा उसमें चाहे तो संशोधन करे या न करे, उसको जो है कि डायरेक्टली अपने संज्ञान में ले सकती हैं और उसको पास करवा सकते हैं।
इन्हें लोकसभा के ऊपर छोड़ देगा कि स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। यानी दोनों सदन से पारित हो गया है। आगे क्या कहा, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक किसके बारे में बंद किया गया, सिर्फ धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदन द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। यानी लोकसभा ने उसको पारित कर दिया गया तो वही राज्यसभा द्वारा भी पारित किया गया समझा जाएगा। अगला हुक्म क्या किया गया, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ये भी धन विधेयक के बारे में कहा है कि यदि ऐसा हो जाए कि राज्यसभा उसको 14 दिन तक लौटाती नहीं है तो फिर क्या, तो उन्होंने कहा कि ऐसे में वह विधेयक पारित ही मान लिया जाएगा। यदि नहीं भी लौटाती है तो उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए कि लोकसभा उसके लिए न्यायालय जाए, लोकसभा राष्ट्रपति के पास जाए, लोकसभा किसी अन्य व्यक्ति के पास जाए कि ये राज्यसभा वाले लोग जो बैठे हैं इन लोगों ने हमारा ये बिल रोक रखा है। इसे कहते हैं ना गाँव में कि दादा हमारा पैसा नहीं दे दिया, ये पैसा रोक रखे है, देख लो तो न्याय कर दिया। तो यहाँ पर वो प्रावधान नहीं किया गया। क्या प्रावधान किया गया कि आप दो तो ठीक, नहीं दो तो भी हमारा काम तो यहाँ पे चलता रहेगा। यानी उसको पारित मान लिया जाएगा। कहाँ से, लोकसभा राज्यसभा में अटका तो रखा है लेकिन किस बिल के, सिर्फ धन की बात की गई है। धनाधन, ठीक है, धन है तो धन विधेयक का विशेष प्रावधान किया गया ताकि राज्य के विकास के लिए कोई रुकावट न बने, देश के विकास के लिए कोई रुकावट न हो। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का यह कर्तव्य होता है कि कम से कम राज्यसभा के सदस्य उसको 14 दिन के अंतर्गत उस पर विचार विमर्श करके ये देख ले कि इसमें कोई संशोधन है। तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि हम जो संशोधन चाह रहे हैं उस पर विचार कर लेंगे और हो सकता है कि वो संशोधन लोकसभा मान ले और उसको संशोधित कर दे और संशोधित कर उस को पारित कर दे। ठीक है, चलिए। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। इन्हीं धन विधेयक में क्या क्या प्रावधान रहेंगे वो भी यहाँ पे निर्धारित किया गया। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है, या तो सारे विषय हो जो हमने अभी आगे पढ़ने वाले, या उनमें से कुछ हो। तो पहला कहता है क, किसी कर का अधिरोपण निर्धारण करना, उत्साधन, बढ़ाना, परिहार, परिवर्तन या विनिमय है किसी कर से संबंधित है। दूसरा कहता है ख, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय उसमें किया गया हो, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने पर ही ली गई या ली जाने वाले किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन उसमें है। ठीक है, कोई बाध्यता है उसका कोई संशोधन करने की इसके लिए बाध्यकारी नहीं है धन से संबंधित, तो वह भी विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के लिए प्रावधान किया गया। ऐसी किसी विधि में धन जमा करना या उसमें धन निकालना, ये भी संचित निधि का भी प्रावधान किया गया कि हम चाहें तो संचित निधि धन जमा भी कर सकते हैं, या धन जो जमा है उसमें से निकाल लें ताकि वह जमा धन किसी भी विकास कार्य के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, हालांकि देश के लिए कहीं ना कहीं विकास कार्य के लिए लगाएगा, लेकिन कोई नई चीज़ बनाने के लिए भी हो सकता है जो लोकसभा से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि सभी धन एक राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं उसका यूज़ किया जाता है। कोई भी योजना लागू की जाती है उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके बाद घ कहता है भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग किया जाए।
तो वो भी धन विधेयक होगा। ड कहता है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गम अथवा संघ या राज्य के लेखों की संपरीक्षा या करके क्या दिया, यानी राज्यों के लिए भी वो निर्धारित हो सकता है, संघ या उसके राज्य क्षेत्र के लिए भी निर्धारित हो सकता है। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखी मुद्दे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गम अथवा संघ या राज्य क्षेत्र लेखों की संपरीक्षा, ये वही है, बात वही की गई है ना। तो संघ या राज्य क्षेत्रों के लिए भी वो धन विधेयक माना जाएगा उसको, यदि धन की आवश्यकता है, किसी राज्य के अंतर्गत अकाल पड़ा या किसी राज्य के अंतर्गत कोई विपदा आ चुकी है, तो ऐसे में लोकसभा को ये अधिकार दिया गया कि वो धन विधेयक पारित करके उस राज्य को उतना धन वहाँ पर पहुँचा दे, तब भी वह धन विधेयक माना जाएगा। और राज्यसभा उसे पारित नहीं करती तब भी वो बाई डिफॉल्ट ही पारित माना जाएगा। हाँ, उनके सामने प्रेषित अवश्य किया जाता है। अब राज्यसभा का यह दायित्व है कि वो 14 दिन के अंदर चर्चा करे और उसको पास करे। 6 कहता है उपखंड क से उपखंड च में किसी विषय का अनुषंगिक कोई विषय यदि है तो उसको निर्धारित करेगा। अनुषंगिक है, वो प्रासंगिक नहीं है, तो ऐसे में उसको किस प्रकार से संशोधित किया जाए। 2 कहता है कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाए कि वह जुर्माना या अन्य धनीय शक्तियों के अधिरोपण अथवा अनुविप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उसके संस्कार का उपबंध करती है। किसी एक कारण से जुर्माना लगा करके या पैसे की यदि बात की जा रही है या एक लेन देन की बात की जा रही है, तो ऐसे में वो धन विधेयक नहीं समझाएगा। अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकार या निकासी द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के को अधिरोपण करे, यानी पर्टिकुलर एक संस्था द्वारा कोई कर निर्धारण का यदि बात आती है तो वो धन विधेयक में नहीं माना जाएगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। लोकसभा अध्यक्ष ये बात करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है ना। कभी कभी ये भी हो सकता है कि विपक्ष बोल रही है धन विधेयक नहीं है, राज्यसभा कह रही है धन विधेयक नहीं, क्योंकि धन विधेयक का प्रावधान क्या दिया गया है कि लोकसभा उसको पारित करवा सकता है। अब लोकसभा में उनका बहुमत है तो बिल्कुल पारित करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे में यदि ये संशय है कि धन विधेयक नहीं है, इस पर बहस हो रही है, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को दिया जाए, पारित किया जाए, और वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रष्टांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है, यानी निर्धारित कर देगा लोकसभा अध्यक्ष से बात किया जाएगा कि ये विधेयक धन विधेयक है, और फिर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जहाँ पर वो पारित हो जाएगा। चलिए, तो आज हमने देखें 106 से 110 तक के 111 के बारे में थोड़ी सी हमने बात की गई है, लेकिन अनुबंध किया गया है। अब 111 क्या है ये हम अगली क्लासेस के अंतर्गत देखेंगे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे और ये आपके लिए उपयोगी होंगे।